इसके बाद ओके ठीक है। आई गेस इनकी मैंने वीडियो बना भी रखी है, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चंस की, तो मुझे लग रहा है। नो वरीज, चलो करो इसको एक बार। तो इसके अंदर तो मैं वही ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो मैट्रिक्स बन जाएगी। बाकी मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, दे आर ये वाला सिंपली सॉल्व आस्किंग ए कर और बी लिया की था वैल्यू। मैंने। कर लिया है, हाँ ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू आ गई थी ना आराम से। हाँ, ए की वैल्यू 3 आ गई थी, 5 बी की वैल्यू आ गई थी। केवल लास्ट से ही कर लो। सॉरी। या फिर ऊपर से ही चलते जाते हैं, जो मेरे को जिसमें डाउट था वो आई विल क्लियर इट। ओके, इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी है कि क्या ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। हाँ, वो वाला भी हो गया था। हो गया। एक्सप्लेन योर अप्रोच। ओके, इंजेक्टिव मतलब 1 1 1। उसकी हम्म नलिटी 1 थी ना, तो जब नलिटी 0 से ज्यादा होती है तो इट कांट बी इंजेक्टिव। हम्म। सो इंजेक्टिव तो वैसे ओके। फेल हो गया। एंड रैंक इज इक्वल टू द डायमेंशन जो हम आउटपुट में ले रहे हैं। जैसे रैंक उसका 2 आया था मैट्रिक्स का, और हमारे डायमेंशन जो आउटपुट में है वो भी 2 है, तो उससे सर्जेक्टिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ ठीक है, कुछ करेक्ट। तो इसके बाद just a second. हम्म। This is next question. You have to find the value of k. A is equivalent to I2. ये भी हो गया था। हो गया। हाँ। ओके। Find the value of k for which A is not equivalent to I2. ये भी हो गया। हाँ, ठीक है, इसके बाद सिमिलर वाला जो है, वो भी हो गया। सिमिलर वाले के लिए कैसे करा। सिमिलर वाले के लिए इसमें ये था कि द ओनली मैट्रिक्स दैट इज सिमिलर टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी इटसेल्फ। तो ये तो आइडेंटिटी हाउ, मैट्रिक्स नहीं है। ये रूल है कैसे कि कैसे। आइडेंटिटी अच्छा। मैट्रिक्स सिर्फ आइडेंटिटी के ही सिमिलर होगी और किसी मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होगी। ये सिर्फ पीछे वाले एक आध पेपर में भी ट्रू एंड फॉल्स की तरह पूछा हुआ था। तो ओके। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, तो इसीलिए 0 आएगा इसका आंसर। हम्म। अच्छा, तो सिमिलैरिटी के लिए ना ये कंडीशन होती है, अगर हमें, है ना, सिमिलर मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए उसे, राइट। तो अगर यस। ए इज सिमिलर टू दिस, तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ किसी भी इनवर्स आइडेंटिटी आएगा। मैट्रिक्स, पी इनवर्स ही आएगा, और पी इनवर्स पी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो इसलिए ए विल बी इक्वल टू नथिंग बट आइडेंटिटी ऑन। ओके। ए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं यार कि ए इज दिस, सो दिस शुड बी इक्वल टू नथिंग बट आइडेंटिटी। यस। तो क्या वो किसी भी केस में हो सकता है, वो नहीं हो सकता, नहीं। है ना। तो इस वजह से इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। यस। के का वैल्यू मतलब ये फंडा होता है जो इसकी रीजन होता है। सॉरी। ठीक है, इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चंस हैं।
हाँ जी, so this is next question. ये भी हो गया था। इसका फोर्थ पार्ट में डाउट था। ओके, फोर्थ इज के, फोर्थ मतलब वो जो डिग्री वाला एंगल वाला। नहीं, उसके बाद वाला। लेट टी बी आर एन टू आर एम, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेकेंड। ये वाला तो हो गया ना, एंगल का ही सीधा है तो। यस। 14th में दिक्कत है। So this हाँ। is TRN से RM is a linear transformation. Choose the correct option that guarantee that T is bijective. हाँ, सो इस क्वेश्चन में ना मतलब दो आंसर सही हो रहे हैं यार। एक्चुअली ये वाला आंसर भी ठीक लग रहा है और ये भी, क्योंकि मतलब दिस इज सेइंग कि बेसिस, मतलब तुम्हारा क्या डाउट था वैसे इसमें, इफ आई आस्क? इसमें मुझे तो मतलब जैसे पहली बार देख रहे हैं तो सारे आंसर सही लग रहे हैं। जैसे हम्म। m इज इक्वल टू n, तो दोनों के डायमेंशन सेम हो गए। एंड नहीं, अगर डायमेंशन सेम होना जरूरी कैसे है? डायमेंशन जरूरी सेम थोड़ा होने ना है। से आइसोमॉर्फिज्म हो गया ना। नहीं नहीं, आप m इज इक्वल टू n है, सपोज यहाँ से R3 से लेके ये भी R3 है, बट इट डज हम्म। नॉट कंफर्म यू कि भाई यहाँ पे जो जहाँ पे जो मतलब वेक्टर्स बन रहे हैं वो सब Li होंगे। यू कैन गारंटी ना उसका मतलब उसमें लीनियरली डिपेंडेंट भी तो आ सकता है। ओके। तो मैंने वैसे ये पढ़ा था कि इफ द डायमेंशंस आर सेम, आइसोमॉर्फिक हाँ, होते ही हैं वो। राइट, बट डायमेंशन नहीं, मतलब हेयर इट इज सेइंग कि दिस इज आर क्यूब, बट जो जैसे हमने अभी भी कुछ क्वेश्चंस में देखा ना, तो वहां पे थर्ड रो हो सकता है लीनियरली डिपेंडेंट हो, ओके। ओके। है ना? तो उसके जरूरी नहीं है m इक्वल टू n का मतलब कि इट्स गोइंग टू बी, मतलब हम अभी तक भी कुछ क्वेश्चंस करके आ चुके हैं जिसमें आर क्यूब से आर क्यूब होता है, बट स्टिल वो आइसोमॉर्फिक नहीं होता, हाँ। है ना? तो ये वाली कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट। ओके। तो अभी इसका देखते हैं, मतलब डायमेंशन अगर उसका दोनों साइड का सेम है तो ठीक है, बट साइज सेम होने का मतलब डायमेंशन सेम होना नहीं होता, ओके। राइट? तो लेट्स से, sorry, next is P maps a basis of Rn to basis of Rm. तो अभी Rm मतलब basis of Rm मतलब कि सपोज यहाँ पे R स्क्वायर है ये, ठीक है, और दिस इज R क्यूब। तो इसका मतलब ये पूरा सब, ये बेसिस है, इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, ये Li होंगे। और दूसरी चीज होगी कि ये पूरा स्पैनिंग सेट होगा इसका, राइट? ये पूरा कवर भी करेगा उस सब स्पेस को, है ना? हाँ। तो अगर वो पूरा सबस्पेस को कवर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्जेक्टिव हो जाएगा। अगर वो पूरे सबस्पेस को मतलब कोडोमेन में, दैट इज आउटपुट साइड पे वो सब कुछ कवर कर रहा है, यही होता है ना इनपुट से आउटपुट में। ऑन टू हाँ। फंक्शन के लिए हम यही कहते हैं। तो इसका मतलब कोडोमेन को पूरा कवर करेगा अगर वो बेसिस है। तो दिस हेल्प्स अस कंफर्म कि भाई ये सर्जेक्टिव तो हो ही गया। एंड व्हेन दे आर सेइंग कि दिस इज बेसिस आर आर टू द पावर एन से आर टू द पावर एम में हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव भी हो जाएगा, क्योंकि मतलब वन वन रिलेशनशिप हो गया इस वजह से। तो इंजेक्टिव एंड इंजेक्टिव एक बार बाइजेक्टिव, वापस बताइएगा कैसे हुआ। इंजेक्टिव के लिए आई थिंक, वन सेकेंड, इसका वो था ना, इंजेक्टिव का फंडा भी यार यही था कि कभी बाइजेक्टिव का तो मैंने इंजेक्टिव समझा ऐसे था। बोल सकते हैं कि हम्म। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो उसकी रैंक हम्म। फुल होगी एंड नलिटी जीरो होगी। करेक्ट, राइट राइट राइट, उस हिसाब से भी कह सकते हैं कि नलिटी इसकी जीरो आ जाएगी, क्योंकि मतलब एल आई है सारे, तो उसका रैंक फुल हो जाएगा और वो इन्वर्टेबल होगा, तो इसका मतलब वो इंजेक्टिव हो जाएगा, राइट, है ना? ओके। हाँ। तो दिस कैन बी करेक्ट, बट पता नहीं, मतलब इन्होंने इसको एमसीक्यू में रखा है,
and this option says कि भाई matrix T represents with respect to representation of T with respect to any ordered basis is square and invertible. वही invertible वाला concept जो आ गया, तो वो चीज आ गया। और स्क्वायर में जो तुमने बोला m इक्वल टू n, मतलब डायमेंशन सेम है ना। स्क्वायर अगर है और वो इन्वर्टिबल है, इसका मतलब दोनों साइड पर डायमेंशन सेम हो जाएगी, तो ये वो पॉइंट आ जाएगा। तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे आई थिंक उन्होंने फिर वो करेक्शन करी होगी आंसर्स में, जो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में होता है। हाँ, एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है ओनली गारंटीज बाइजेक्टिव इंजेक्टिव सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिव इससे हम रैंक प्रूव नहीं कर सकते। रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एम, तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या आएगा वैसे, मतलब इसका साइज क्या होगा वैसे अगर बोले तो? इट शुड बी एम क्रॉस एन ना। यस। एम क्रॉस एन, तो इट्स सेइंग कि भाई नंबर ऑफ रोज के बराबर आ रहा है। तो लेट्स से दिस इज आर क्यूब से आर स्क्वायर पे है, तो हमारा रैंक क्या आ रहा है? द मैट्रिक्स डायमेंशन विल बी 2 क्रॉस 3। तो इसका डायमेंशन, इसका रैंक क्या बोल रहा है? वो 2 आ रहा है, ना कि 3 आ रहा है। तो मतलब इंजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे नलिटी विल बी 1, राइट। बाकी यू आर सेइंग कि हाउ कैन इट बी सर्जेक्टिव, बिकॉज आउटपुट साइड में इट्स आर स्क्वायर, यस। राइट। तो इसमें और इसका रैंक भी आर स्क्वायर आ गया, तो हाँ ये फिर उस हिसाब से ये सर्जेक्टिव बन जाएगा, बट इंजेक्टिव इट कांट बी। यस। ठीक है। सो क्वेश्चन पेपर और नीचे जो क्वेश्चन है 15 16 में, those are इसमें clear? भी डाउट है। ओके। हम्म। इसके बाद वाले मोस्टली क्वेश्चंस में डाउट है। अच्छा। सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि बेस्ड ऑन द अबव डेटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चंस। लेट टी बी आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब में जा रहा है, तो इसकी मैट्रिक्स का साइज बन जाएगा मतलब 3 क्रॉस 2 का। ठीक है। और ओके, तो this matrix will be like this now: 2 minus 3 minus, no, sorry, 2 comma minus 3, then minus 1 comma 5 and 1 comma 1। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये बोल रहा है एस बी एनी स्ट्रेट लाइन ऑन आर स्क्वायर पासिंग थ्रू ओरिजिन। TS represents the image of S in R cube. What is the dimension of the subspace of T? इसमें मुझे एक डाउट था, जैसे आर हाँ स्क्वायर से आर क्यूब में जा रहा है, तो हमारी हाँ। मैट्रिक्स में ओके 3 रोज हैं, हम्म 3 कॉलम की जगह। ओके। हम्म। आओ। कुछ नहीं, वो खुद से मेरे को लगा इसमें 3 कॉलम्स होने हम्म, चाहिए, बट टू नहीं इंटू नहीं, थ्री है उसका, मैंने डायमेंशन कैलकुलेट नहीं करा था। आप इसको ऐसे देखो, आर स्क्वायर से जब आर क्यूब दिया है ना, तो हमेशा इस मैंने क्लास में भी ऐसा कुछ बताया हुआ है कि इट शुड बी लाइक दिस, द मैट्रिक्स विल बिकम, मतलब जो ये आउटपुट साइड में होता है उसकी नंबर ऑफ रोज होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट साइड की होती है। यस। तो इस तरीके से बनेगी 3 क्रॉस 2 की। और बाकी इसमें तो एक्स वाई में दिया हुआ है, तो इजीली आप ऐसे ही बना सकते हो। तो 2 - 3 - 1 5, तो बस इसका अब तुम्हें डायमेंशन निकाल सकते हो आई थिंक। इसका डायमेंशन 2 आएगा। आंसर आई थिंक 2 ही है। नहीं यार, 1 है इसका आंसर। What is the dimension of subspace of TS? The हाँ, answer 1 ही is है, 1. सॉरी, 1 ही है।
एक्सप्लेन क्या हुआ था, गलत क्या करा, सही कैसे करोगे? रैंक मैंने पहले रैंक जो निकाली थी उसको डायमेंशन बोल दिया था, बट डायमेंशन वो होता है जब हम एक्स एंड वाई को जीरो रख के निकालते हैं इन इक्वेशंस में से। तो जब हम एक्स को, मतलब लास्ट वाली इक्वेशन में तो अपने आप दिखा रहा है एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, हम्म। तो एक्स एंड वाई को हम एक्स कॉमा माइनस एक्स या फिर वाई कॉमा माइनस वाई लिख सकते हैं। हाँ। सो मतलब यहाँ से तुम्हें दिख रहा है, ये बोल रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो करके कर सकते हो ना। तो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वाई हो गया। फिर बल्कि इसमें 1 सेकेंड, डायमेंशन ऑफ सबस्पेस ऑफ टी एस रिप्रेजेंट्स द इमेज ऑफ एस अंडर टी। सो यू डिड इट लाइक दिस ना, कि ये जीरो जीरो पे ही सेटिस्फाई कर रहा है और किसी पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक्स और वाई की वैल्यू, ऐसे ही करा ना? हाँ। कि आपने इसके अलावा कोई और वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो करा तो एक्स की वैल्यू माइनस वाई आई, एंड देन वी व्हेन वी पुट इट इन दिस 2x माइनस 3y इक्वल टू जीरो, जीरो पे, तो क्या हो जाएगा, -2y माइनस 3y इक्वल टू जीरो। तो y विल बी इक्वल टू नथिंग बट जीरो। इस तरीके से आपका x की वैल्यू भी जीरो आ गया, तो डायमेंशन विल बी 1 ओनली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसमें क्या ये होगा मुझे बताओ? क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक तो वो क्यों? चेंज ऑफ बेसिस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उतने अच्छे से, तो जब भी ये डोमेन को डोमेन या कुछ ऐसा आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें तो वैसे कुछ भी नहीं है चेंज ऑफ बेसिस वाला फंडा। यार इसमें तो वो सिंपल सा बोल रहा है कि B1 डोमेन है और B2 को डोमेन है ना। तो B1 की साइड पे ये दे रखा है, B2 की साइड पे ये दे रखा है, दैट्स इट। इसके अलावा तो ये कुछ भी नहीं बोल रहा। तो B1 की साइड पे कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं आपको, वो देखना है बस आपको। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, दिख रहा है ना। दिस इज आर स्क्वायर यस। एंड दिस इज आर क्यूब। तो मैट्रिक्स का साइज क्या बनेगा मुझे बताओ? 3 into 2। यस, 3 into 2। तो कौन कौन सा गलत हो गया, ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे, हम्म। बिकॉज दीज आर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। आई थिंक मुझे पहले वाला क्वेश्चन शेयर करना चाहिए था। इट इज लिंक्ड विद दिस क्वेश्चन एक्चुअली, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या कर सकते हो कि इनपुट साइड पे उसने ये दे रखे है आपको कि ये डोमेन है, तो आउटपुट क्या आएगा वो बताना है बस। इनपुट वाले को आउटपुट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वर्षिका, गिवन ना 1 and -1 दे रखा है। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि टी ऑफ इनपुट क्या क्या दिया हुआ है, 1 and -1। सो व्हेन आई पुट 1 and -1 व्हाट विल बी द आउटपुट? दे हैव 1 0 0। गिवन, नहीं ये नहीं ओके। होगा, ये आपको गिवन है ना, ये तो हाँ। बेसिस है।
ये वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, कितना हो जाएगा आपका? 2 × 1 -3 × -1, तो ये आ जाएगा 2 और +3 5 आ जाएगा, and this will be -6 and this will be 0, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ओके। क्या? हम्म राइट। तो इसमें जो ये बीटा 2 दे रखा था उसका कुछ यूज नहीं था? क्या क्या? जो सॉरी। बीटा 2 दे रखा था उसका कुछ यूज नहीं था इसमें? β2 इज सिंपली द स्टैंडर्ड बेसिस ना, उसमें सारे एल वो है, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि इट स्पैन्स ऑल द होल आर क्यूब स्पेस, इससे हमें सब कुछ मिल सकता है, इसका सिर्फ ये मतलब है और कुछ भी नहीं था। ओके। हाँ, तो कौन सा आ रहा है आंसर? थर्ड। थर्ड आ जाएगा। तो दूसरे वाले को जो आप करोगे, दैट इज 0, 2 को, तो हमारा ये कुछ आ रहा होगा -6 10 एंड 2, इसको हम मैट्रिक्स में बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, हमने कल मतलब पहले ही पढ़ा। सो दिस इज गोइंग टू बी द सर राइट एक बार आंसर। फिर से, सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना इसका थोड़ा, मैं लिख नहीं पाया ढंग से। ओके, सो इस क्वेश्चन में चेतन हमें दे रखा है कि β1 एंड β2 इनपुट और आउटपुट है, ठीक है। दिस इज β1 एंड दिस इज β2। तो मतलब β1 में क्या दे रखा है हमें, 1 और -1 दे रखा है, एंड 0 और 2 दे रखा है, ये दोनों हमारे इनपुट के बेसिस दे रखे हैं, और ये आउटपुट के बेसिस है। हाँ सर। तो ठीक है, इसका डायमेंशन क्या दिख रहा है हमें, R² है, इसका डायमेंशन फाइव दिख रहा है स्क्वायर R³, आर ठीक है, क्यूब। इस वाले का R³ दिख रहा है। तो जब भी हमारा आउटपुट साइड पे, मतलब इसकी मैट्रिक्स कैसी बनती है, क्लास के अंदर मैंने थ्री बताया हुआ क्रॉस है कि 3 × 2 की, राइट, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि इसकी मैट्रिक्स बनेगी क्या। तो जब मैं ये इनपुट लूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, आई हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एज दिस एंड y एज दिस इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आप इसको फोर, पुट करोगे तो आप ठीक है, क्या क्या, -1 पूरी में पुट करेंगे अपन। हाँ, x की जगह 1 रखोगे, y की जगह -1 रखोगे, अच्छा 5,6। ठीक है। तो 5 ये कॉमा -6 कॉमन, हाँ हाँ। 5,-6। अच्छा अच्छा, टोटल ही कर दिया आपने, समझ के समझ। इसके एक्स को अंदर एक साथ यार लिख दिया, वाई को एक साथ, जेड तो जीरो था ही। z तो है ही नहीं ना, तो फिर ये मैंने जीरो क्या कैसे बोला, आएगा? अरे x की जगह 1 रखा, x की वैल्यू 1 है, नहीं ये x है ये y है ना, हाँ तो आपने x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 × 1, 2 × 1 -3, यहाँ पे रखो, इस वाले को देखो एक बार, x की जगह 1 रखा, y की जगह हाँ। -1 रखा, तो क्या आएगा, 1 -1 0 हो जाएगा ना, जीरो। तो ऐसे 0 आ गया। अच्छा समझ गया, यहाँ पे समझ गया, x की वैल्यू 1 और हाँ -1 हाँ रखोगे तो क्या आएगा, -6 आ समझ जाएगा, गया। ठीक है। हम्म। तो सिमिलरली इसको करोगे तो -6 10 एंड 2 आ जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना, अभी कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 - 6 0। तो हो गया सर, आगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है सर इसका इस टाइप रैंक। के क्वेश्चंस में हम एक के थ्रू दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कैसे करते हैं? जैसे बेसिस 1 के थ्रू बेसिस 2 को पहले इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे, फिर एक मैट्रिक्स आती है उसको हम ए या बी बोलते हैं। वो वाले किस टाइप के हाँ, क्वेश्चन वो में होते हैं? चेंज ऑफ बेसिस वाला ना,
चेंज ऑफ बेसिस वाले कह रहे हो? यस। उसमें मेरा भी थोड़ा सा हाथ तंग है इस टाइम, लेट मी बी ऑनेस्ट, बट मैंने बताया रहा यार, वो लीनियर अलजेब्रा बुक में से उठा लो क्वेश्चंस कुछ एक। ऐसा करते हैं कल उसका और एक अफाइन स्पेसेस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिकॉज दोस टू कॉन्सेप्ट्स आई आल्सो हैव टू रिकॉल, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली। तो कल चेंज ऑफ बेसिस और एक अफाइन स्पेसेस के क्वेश्चंस इकट्ठे करके उनको कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तुम ओके। लोग भी एक बार कोशिश करना, लीनियर अलजेब्रा की जो बुक है ना, शॉम सीरीज है, मैंने शायद शेयर कर रखी है, शॉम सीरीज के नाम से। उस बुक के अंदर चेंज ऑफ बेसिस सेक्शन देख लेना, अफाइन वाला भी मिल जाएगा, अदरवाइज चेंज ऑफ बेसिस उसके अंदर उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके 5-7 भी कर लोगे तो आराम से हो जाएंगे। मैं भी इवन उसको एक बार प्रैक्टिस करूंगा तभी आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ उस टॉपिक को। तो व्हाट, और उस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आए भी नहीं यार, कल परसों वाले में भी ना। रैंक एंड इसका रैंक क्या होगा एनीवेज? रैंक 2 है। ठीक है, नलिटी? 0। हम्म, ओके। चेतन निकाल लोगे या हो गया? हाँ सर। इसका रैंक एंड नलिटी जो तुमने हाँ सर मैट्रिक्स निकाल, बनाई है टी। हाँ निकाल लेंगे सर इसका तो। हाँ तो मैट्रिक्स इसमें ऊपर है क्या? नलिटी की उसी जो Subject- ये वाली बनाई थी ना तुमने मैट्रिक्स अभी, तो हाँ इसमें हाँ। रैंक प्लस नलिटी विल बी इक्वल टू नथिंग बट दिस इज 3x2 का मैट्रिक्स, राइट? 3x2 हम्म, का मैट्रिक्स बना है, तो रैंक प्लस नलिटी विल बी इक्वल टू कितना होगा? रैंक प्लस नलिटी किसके बराबर होता है? डायमेंशन के ना। तो यहाँ पे हाँ m इंटू एन होता है, तो n की वैल्यू पुट करते हैं, मैंने हमेशा बताया के है ना, बराबर होगा नंबर ऑफ जो नाम के। नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर। तो कितने हैं? x और y दो ही वेरिएबल्स है, तो रैंक इसका 2 आ गया, तो नलिटी ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगी। हम्म, ठीक है। अ, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में थर्ड एंड लास्ट वाले ऑप्शन में थोड़ा डाउट था। तो इसके अंदर बोल रहा है कि v एक वेक्टर है जिसका स्पैनिंग सेट ये है, ठीक है, और v टेंड्स टू r स्क्वायर बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें समझना है क्या t11 है, t011 या t11 है, ये चीज आपको देखनी है। तो सबसे पहले v को एक बार देख लेते हैं कि जो इसने थोड़ा टिपिकल सा दिया है, यूजुअली वो 011 वगैरह करके देखते हैं ना स्टैंडर्ड बेसिस। तो दिस इज 300, 0 -2 2 -1 1 एंड -1। सो इसको आप जब चेक कर रहे हो कि यार इसका रैंक क्या आ रहा है, क्या इसमें कोई जीरो बन रही है रो, ये हमें चेक करना पड़ेगा बस। तो इसमें वर्षिका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कैसे करा, इफ यू कैन एक्सप्लेन? उस दिन आपने जैसे बताया था कि टी एक्स वाई हम्म जेड इक्वल टू हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम्म मैंने उसको सपोजिटली ए मैट्रिक्स बना ली एंड हम्म उसके कोफिशिएंट्स लिख लिए, जैसे 1 0 -c 1 0 1। तो ये 2 × 3 की एक मैट्रिक्स बन गई एंड इसकी रैंक 0, रैंक फुल आ रही थी, तो नलिटी इसकी 0 होगी। सो ये 1 1 हो गया फॉर एनी वैल्यू ऑफ c। जरूरी नहीं है कि c कैसे 0 कैसे ही हो। कैसे 1 1 हो गया? यस। अगर हम उसमें c की कोई भी वैल्यू रखें तो वो 1 1 ही हम्म, आ रहा है, मतलब उसकी अच्छा। रैंक 0 नहीं होगी, 0 या 1। रैंक तो
जीरो नहीं होगी या सॉरी नलिटी जीरो नहीं होगी? नलिटी 0 नहीं होगी, रैंक फुल रहेगी हमेशा। आई थिंक गड़बड़ कर रहे हो कुछ। एक बार आप चेक कर सकते हो। हाँ देख ले, नहीं फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी 1 1। हाँ ठीक है, एक बार देखते हैं। देखो इसके अंदर ये आपको दे रखा है ना v, तो पहले इसको करने की कोशिश करते हैं, इसका रैंक चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 0 0 कर सकता हूँ ना, R1 को अगर 3 से डिवाइड कर दूं, R1 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो दिस विल बिकम 1 0 0 0 -2 2 एंड -1। और शायद R2 को भी कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो R2 को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो सिंपली ये क्या बन जाएगी सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूँ मैं सब ये ना, 3 और 2 से डिवाइड, तो ये हो गया। अभी इसका रैंक निकालने का क्या होगा, आप R3 को R1 से ऐड कर दोगे, R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1, राइट। तो 1 0 0 0 -1 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज 1, दिस विल रिमेन 1 और -1, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये तो रो 0 हो जाएगी पूरी, है कि नहीं। तो दिस विल बिकम 0 -1 1, एंड इन दोनों को ऐड कर दिया R2 R3 को, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0। R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2, राइट। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आया यार, 2 आया। इसका मतलब जो इसमें से एक वेक्टर है दैट इज नथिंग बट लीनियरली डिपेंडेंट। इनमें से एक वेक्टर क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सिर्फ दो ही वेक्टर्स हैं जो कि Li हैं, तो मतलब फर्स्ट टू को यूज करके मुझे थर्ड वेक्टर मिल रहा है, तो थर्ड वेक्टर की कोई यूटिलिटी है नहीं, ठीक है। तो मतलब जब ये v से R² जा रहा है तो इस साइड का डायमेंशन क्या है, दिस इज नथिंग बट 2, ठीक है। अब आउटपुट साइड में सोचते हैं कि क्या कह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? चेतन, हाँ सर। सर बट यहाँ अगर तक क्लियर है? हाँ हाँ सर क्लियर है। बताओ बताओ वर्षिका। अगर ये सी के लिए पूछ रहा है तो हमको वो मैट्रिक्स बना के चेक नहीं करना चाहिए? हाँ वो भी बना रहे हैं, वो भी बनाएंगे एज ए नेक्स्ट स्टेप, आई थिंक वो बनानी तो पड़ेगी, तो लेट्स ट्राई दैट एज वेल। अभी इसके अंदर फिर आगे क्या करोगे आप? अभी जैसे इसने ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तो अभी तुम ये कह रहे हो ना कि इस तरीके से करेंगे, इस वाले को मैट्रिक्स बनाएंगे, दिस विल बिकम 1 - C एंड सॉरी 1 - C 0 0, 1 - C 0 एंड दिस 0 विल बी 1 1। 0 1 1, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो अभी ये बोल रहे हैं कि choose all the t is not 1 1 for any value of c। तो यहाँ पे हमारा इसका साइज आ रहा है 2 × 3, और दिस साइड वी हैव द डायमेंशन एज 2। बट यार मतलब ये 1 1 कैसे हो सकता है वर्ष का, मतलब सिंपली ये सोचो ना, क्योंकि देयर इज वन रो विच इज विद 0 0 0, so how can it be 1 1? Because there are 2 rows only, so it is not invertible। अगर आप ये और सर वैसे देखोगे, भी नहीं होगा ना, वन बट वन डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो हाँ आएगा उसका। वही वही, डिटर्मिनेंट से भी जीरो ही आएगा। बोलो क्या अगर कह रहे जैसे हो। हम सी की कोई भी वैल्यू रखते हैं, से 5 हाँ 3 2 या कुछ भी, इसकी ठीक है, रैंक फुली आएगी। फुल मतलब कितनी आएगी? फुल मतलब जो मिनिमम रैंक आ सकती, मैक्सिमम रैंक आ सकती है 2। एंड दैट इज 2, बट नंबर यस ऑफ वेरिएबल्स आर 3, रैंक इज यस। नॉट फुल ना। हाँ तो मैक्सिमम, नलिटी इसकी मतलब रैंक वुड बी 1 सॉरी 2 एंड नलिटी हम्म वुड बी 1। हाँ
तो जब नलिटी 0 से ज्यादा है तो 1 1 नहीं हो सकता ना? हाँ नहीं हो सकता, वही तो हम भी कह रहे थे, बट यू आर सेइंग कि 1 1 है। नहीं, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इसका जो इसका जो रैंक हो गया वो मतलब 2 हो गया ना, तो इस वजह से 1 1 नहीं हो सकता ना। ओके, यस। हम्म। ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन भी हो गया यही चीज कि ये मतलब गलत है। Then गलत rank है। of T is 1. It's saying rank of T is 1 for all C equal to all the values of C. तो ये भी इनकरेक्ट है ना, क्योंकि हाँ रैंक 2 C आएगा। की रैंक तो 2 हो जाएगा, हम्म। तो दिस इज इनकरेक्ट। Nullity of T will be what? What will be the nullity of T? But here प्लस। rank of T 1 है। हाँ। अच्छा एक चीज है इसमें ना, वन थिंग वी जस्ट मिस्ड आई गेस कि अगर जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, इस चीज को देखो एक बार, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, बट हाउ? सो दे आर सेइंग कि रैंक ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1। तो x माइनस, एक सेकेंड, यार मतलब दिस मेक सेंस, बट अगर जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे अभी, हमने आधा ही सॉल्व करा उस टाइम ना, तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते एक बार, तो मिनट यहाँ से इसको इरेज करते हैं, लेट्स सी दिस। तो अगर जैसे 300 मैंने पुट करा सपोज उसमें, P(300), तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, बल्कि 3 - C क्यों मिलेगा? I'll get 3। अगर इसमें मैं 300 पुट करूंगा, है ना, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 और फिर z की वैल्यू 0। So I'll get first element as 3 and y plus z will be 0 only. Then second is t of 0 minus 2 and 2। अगर ये वैल्यूज इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2C है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2C कॉमा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, माइनस ऑफ CY, तो 2y हो जाएगा कॉमा 0। यही होएगा ना गाइस? समझ आ रहे हैं ये चीज? हाँ सर समझ है। ये क्या कर रहा हूँ मैं? उसके बाद -1 -C and this will be 0, -1 - C and this will be 0। तो अभी इसको यूज करके कुछ हम कर सकते हैं क्या? या बल्कि यहाँ से भी अगर हम देखें, हाउ कैन रैंक बी? जस्ट अ सेकेंड। ओके, you know we have done a mistake, I just checked it now। वर्षिका, तुम्हारा भी थोड़ा गड़बड़ था, मेरा भी गड़बड़ था। ये चीज यहाँ पे हमारा इनपुट साइड पे डायमेंशन कितना आया? 2 आया था ना यार। इनपुट साइड पे डायमेंशन वाज 2, राइट? कि यस। फर्स्ट मतलब इन वेक्टर्स में, ये वेक्टर्स तीनों में से दो, जो एक है LD है ना, तो हमें क्या करना होगा यार कि मतलब दिस इज नथिंग बट R² से R² हो गया एक तरीके से, है ना। तो
इसमें हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बनेगी एक तरीके से मैट्रिक्स, ये हमें समझना होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में भी दो हम ये दोनों इंडिपेंडेंट है और थर्ड रो हमारी थर्ड रो डिपेंडेंट बनी थी, तो इसका मतलब सिर्फ ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना। तो अभी अगर हम इन दोनों को पुट कर रहे हैं तो हमारे को क्या मिलेगा ये आपको देखना होगा। सो वी विल बी गेटिंग, देन हमारी मैट्रिक्स कितने साइज की बनेगी। इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द साइज ऑफ आवर मैट्रिक्स, एंड अगर हम इसको देखें जैसे ये दोनों ही है ना सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट, थर्ड वाला तो डिपेंडेंट था हमारा, थर्ड वाला भी चेक की, ये वाला तो डिपेंडेंट है, तो इसको वी कैन सिंपली इग्नोर। इन दोनों के लिए हमें सिर्फ चेक करना है, तो इन दोनों के लिए हमारा अगर मेरे को क्वेश्चन में ये दिया होता तो तुम मैट्रिक्स क्या बनाते, ऐसे नहीं बनाते कुछ कि 3,3 0 2C एंड 0, कुछ ऐसे बनाते ना हम? बनाते या नहीं करते? जैसे हमें कुछ क्वेश्चंस में पहले नहीं दिया था कि T1 यहाँ पे लाइक इन दिस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में जैसे आपको दिया था, तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर T1 0 0 दिया हुआ है तो हम क्या लिखते हैं 1 - 1, इसका जो आउटपुट है ऐसे लिखते हैं ना, वर्टिकली लिख रहे थे, राइट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमें पता चल गया कि थर्ड रो जो है थर्ड इज डिपेंडेंट, तो वी कैन सिंपली इग्नोर दिस बिकॉज दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये बेसिस में तो आएगा नहीं, तो हमने इन दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग दीज टू। अब इनको यूज करके हम मैट्रिक्स कैसी बना सकते हैं, मैट्रिक्स हम ऐसी बना सकते हैं। अब इसका रैंक क्या दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो LT बना है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स ये बनेगी। तो अब इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है अगर देखा जाए तो, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? रैंक सर 1 होगी इसकी। हाँ बट यहाँ तक कैसे पहुंचे उसको रिवाइज मतलब रिपीट करना है मुझे। तो ये जो इसकी तो मेथड रैंक आपने 1 यूज होगी, किया है ये ये थी। समझ आया, मतलब ये हाँ कर सर ये तो पाओगे आ इस गया। चीज को? हाँ सर कर लेंगे इसको। वर्षिका, आर यू क्लियर विद दिस या? सर ये वाली चीज तो समझ में आ गई, बट अगर जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे उसमें रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म से या फिर किसी और मेथड से रैंक निकल जाती थी, इस टाइप से हम्म रैंक निकालना जैसे पहले क्वेश्चन पहली बार आया किसी क्वेश्चन में, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि नॉर्मली रैंक निकल जाएगी या फिर ये मेथड लगाना पड़ेगा? एक्चुअली मतलब आई थिंक हमने पहले कैसे निकाली थी, अभी अगर तुम इस मेथड को नहीं यूज करो ये सेम ही मेथड है, बट आई थिंक मैं भी मिस कर गया इस चीज को। तो अभी तुम कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, जस्ट थिंक अबाउट इट, टेल मी, तुम जब अगर इसको सॉल्व कर रहे होते तो कैसे रैंक निकालते हैं? जैसे हम्म ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा था उसको हम्म, मैट्रिक्स बनाकर टी की वैल्यू रखकर, इसकी सी की वैल्यू रख के, सॉरी, जैसे टी एक्स वाई जेड के आगे वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है ना, x - cy, y हाँ प्लस हाँ जेड, हाँ हम्म हम्म। उसी की मैट्रिक्स बनाकर। तो उसकी मैट्रिक्स में हमारा एक ये भी आ रहा था ना, लास्ट वाला ऐसा कुछ आया था ना, मैंने भी निकाला था, -1 - C एंड देन 0, है ना? जब आप यही तो करते, हाँ हाँ, -1 वन 1, माइनस सी एंड जीरो ऐसा आ रहा था। है ना, -1 - C आ रहा था, इतना ही आया ओके। था। तो फिर आप क्या करते, फिर मैट्रिक्स क्या बनाते आप? आई थिंक एक और यहाँ पे ऐड कर देते, है ना, हम्म। यही करते, राइट, कि यस। ये तीनों आ गए तो तीनों से हमारा ये बन गया। तो एक चीज तो हमने बस यहाँ पे जो मिस कर दी कि हमने इनको चेक नहीं करा कि क्या ये LI है या नहीं है, क्योंकि बेसिस जब हम लेते हैं हम हमेशा मैट्रिक्स बनाते हैं बेसिस की। ये तीनों इंडिपेंडेंट, ये दोनों तीनों जो भी होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो हमने वो मिस कर दिया कि यार ये वाला तो इंडिपेंडेंट था, ये वाली तो इंडिपेंडेंट वेक्टर, सॉरी ये वाला तो डिपेंडेंट वेक्टर था, और सिर्फ ये दोनों इंडिपेंडेंट थे।
तो हमने डिपेंडेंट वाले का भी यहाँ पे लिख दिया, बट स्टिल इस केस में अच्छी बात है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट आइडियली हमें इसमें नहीं, जैसे ये बोल रहा है कि स्पैन है वो, तो स्पैन के अंदर ऐसा नहीं होता कि सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं वेक्टर्स? स्पैन और बेसिस में यही तो डिफरेंस होते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस इन स्पैन एंड बेसिस? स्पैन मतलब होता है कि वो उस सब स्पेस को कवर कर रहा है, उस पूरे स्पेस को कवर कर रहा है। तो स्पैन मतलब कहना चाह रहा है कि वो उस पूरे स्पेस को कवर कर रहा है जो कि इन तीनों वेक्टर्स से आ रहा है, ठीक है, बट वो एल नहीं होता। ओके। इसीलिए अगर तुम्हें याद हो कि स्पैन को हम बोलते हैं कि ये क्या बोलते थे, एक होता है ना मैक्सिमल एल आई सेट और ऐसे कुछ होता हाँ था हाँ हाँ। मिनिमल एल आई सेट। तो इसमें कौन सा होगा ये? इसके अंदर मतलब इट इज अ सुपर सेट मैक्सिमम ऑफ एल एल आई, आई। मिनिमम एल डी आई गेस, या हाँ उल्टा ऐसा होगा? कुछ होता था। सुपर सेट ऑफ एल आई बोलते हैं ना इसको, हम ये भी बोल सकते हैं कि एल आई सेट्स प्लस एक्स्ट्रा वेक्टर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ये चीज मैंने अभय को समझाई थी एग्जाम से पहले भी, कि स्पैन के अंदर एल आई वेक्टर्स तो होंगे ही और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ओके। ठीक है। इसको एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं। बट बेसिस क्या होता है? व्हाट इज बेसिस? बेसिस के अंदर दो कंडीशंस होती हैं। एक तो उसके अंदर एल आई वेक्टर्स होते हैं, और क्या होता है, वो स्पैनिंग सेट भी होता है। तो स्पैन वाली प्रॉपर्टी को भी पूरा करेगा, बट उसके अंदर सिर्फ एल आई होता है, ना कि कोई एक्स्ट्रा वेक्टर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो दिस इज नथिंग बट आई थिंक मैक्सिमल एल आई सेट वी कैन से, आई गेस। क्योंकि इससे ज्यादा कोई मैक्स मतलब अगर तीन, अगर मुझे आर क्यूब में करना है तो आर क्यूब में सिर्फ V1 V2 V3 या E1 E2 E3 जो हम बोलते हैं, यही तीनों हो सकते हैं। इसके अलावा चौथा अगर कुछ मैं ऐड कर दूंगा वेक्टर, तो इसके बाद वो एल आई सेट नहीं होगा, है ना। हाँ। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमल एल आई सेट। इसके अलावा कोई भी एक वेक्टर नहीं ऐड कर सकते जो कि एल आई होगा। तो एक बार तो चेक कर लेना अगर ये, हाँ हाँ बोलो। ट्रांसफॉर्मेशन के रैंक वाले क्वेश्चन में हमको ये करना है, जो पहले इनपुट दे रखा है उसको चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कितनी रोज हैं और लीनियरली हम्म, डिपेंडेंट कितनी रोज हैं। फिर उसके बाद करेक्ट। हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो वैल्यूज रखकर, एंड उन वैल्यूज की एक नई मैट्रिक्स बना के उसकी रैंक निकालनी है। राइट, क्योंकि वही तो ओके। हमें टी मैट्रिक्स बनेगी। तो अब ये जैसे इसमें आइडियली हमें ये वाला रो, ये वाला कॉलम डालना ही नहीं था, क्योंकि ये एल आई एल डी था, ये इसकी वजह से आ रहा था। तो हमारी मैट्रिक्स जो बनेगी सिर्फ इतनी सी बनेगी। बट इवन इफ इस केस, इस क्वेश्चन में चांस की बात ये है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो इसका रैंक कितना आएगा? ये रो तो पूरी 0 बन रही है, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर रैंक विल बी 1 ओनली, है ना। यस। तो रैंक विल बी 1, तो ये वाला सही है। एंड दिस इज, बट अगर अब तीन रो का, अच्छा अब ये बताओ इसका क्या होगा? अगर आप इस वाले कॉलम को ले लेते हो तो आप गलत कर देते हैं। तो आपके हिसाब से नलिटी फिर 2 आ सकती है कि नहीं? इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपको हाँ। एल आई एल डी चेक करना होगा। तो क्योंकि हमें पता है कि और एल डी है इसमें ये वाली, हाँ इसमें एक ये भी चीज थी कि वी का डायमेंशन हमने 2 निकाला था, तो जो आउटपुट करेक्ट, मैट्रिक्स बनती वो भी 2 by 2 बनती। राइट। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स ही बनेगी यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक एल डी है और 2 एल आई है। तो हमारी 2x2 की मैट्रिक्स ये बनेगी। तो इसका मतलब डायमेंशन कितना हो जाएगा? वो रैंक प्लस नलिटी वाला शुड बी इक्वल टू 2 ओनली। तो रैंक हमारा 1 आ गया, नलिटी विल ऑल्सो बी 1। तो नलिटी 1 आनी चाहिए, ये वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है।
क्लियर है? यस सर। ठीक है चेतन, तुम्हें कोई क्वेश्चन इसमें भी था? क्लियर है सर। लास्ट ऑप्शन एक बार रीड करो. There exists non-zero real number alpha and beta such that it belongs to kernel of T. Kernel of T के लिए क्या होना चाहिए? It should be equal to 0. है ना? कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या होता है? इट शुड बी इक्वल टू 0. तो क्या रहे? अल्फा इंटू 300 प्लस बीटा इंटू 0 माइनस 2,2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो आपको चेक करना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू का क्या रहेगा. क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है? ऐसा कुछ? मतलब दिस शुड नॉट बी. अभी इसको सॉल्व करो एक बार. दिस इज 3 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2 बीटा. है ना? तो ये हमारा इनपुट हो गया. अब जब आप इसको उस ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करोगे जो क्वेश्चन में गिवन थी, क्योंकि ये तो इनपुट हो गया ना, तो जब हम इनपुट को पुट कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में, कर्नल ऑफ टी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप पुट करोगे तो क्या आएगा वो चेक करोगे आप. ये हमारा इनपुट हो गया. तो अभी इस इनपुट को जब हम इसके अंदर फीड करेंगे तो व्हाट विल गेट? लिख के देखो एक बार. एंड देन इक्वेट इट विद 0 बिकॉज वही तो कर्नल होगा. क्या आया जब इसको इसके अंदर फीड करा तुम लोगों ने? व्हाट आर यू गेटिंग? 3 अल्फा इक्वल टू माइनस C 2 बीटा. 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस C इंटू 2 बीटा. इज इक्वल टू कैसे लगाया? मतलब माइनस. अच्छा ठीक है, तुमने इक्वेट कर दिया. ओके ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. तो 2C बीटा यहाँ पे आ रहा होगा. देन कॉमा दिस विल बी 0. तो जब इसे को इक्वेट कर रहे हैं तो 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2C बीटा आ गया. राइट? ऐसे तो कुछ नहीं पाएगा फिर. ऐसे तो कुछ नहीं बन पाएगा. ओके फिर हम कैसे करेंगे यार? तो अगर कर्नल का जनरल फॉर्म सोचें, मतलब कर्नल के लिए हमें क्या करना होता है? इक्वेट करना होता है इसको 0 से.
सो x माइनस सी वाई इज इक्वल टू 0, वही हमने यहाँ पे करा है एक्चुअली. एंड देन y प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 0. अगर एक जनरल फॉर्म के तरीके से सोचें, हम इसको इक्वेट कर रहे हैं 0 से. So this will give us x is equal to cy and y is equal to minus z. So this will give us द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना. इन वैल्यूज के लिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा, जो कि कर्नल के लिए होता है ना. कर्नल का मतलब क्या है कि भाई द आउटपुट शुड बी 0. तो x इज इक्वल टू cy, y इज इक्वल टू माइनस z. तो यहाँ पे अभी हमने इनपुट क्या रखा था यार, एक सेकेंड, लेट्स कंपेयर इट विद दिस. x is equal to cy and 3 alpha is equal to c into, वही तो कर रहे हैं. ओके. Are you guys able to get it कि किस तरीके से होगा, कुछ क्लिक कर रहे हैं. There exists non-zero solution, we find beta in the kernel T. So we have to equate it with 0. Then what can we do? इसकी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जैसे अल्फा 3 अल्फा इक्वल टू -2 बीटा इंटू सी आया था, तो अगर हम सी को 0 रखेंगे तो हमारा आरएचएस भी 0 आना चाहिए. बट अगर हम सी को 0 ना रखें तो हाँ. इक्वल होने के लिए आरएचएस भी नॉन ज़ीरो ही आएगा. सो दिस कैन एक्सप्लेन कि जब सी 0 नहीं होगा तो अल्फा एंड बीटा भी 0 नहीं होंगे. ओके. सो यूएस मतलब यूजुअली हम जैसे कर्नल निकालते हैं, मुझे लग रहा है वहां पे हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट स्पैन की तरह कर रहे हैं. तो कैन वी ट्राई टू थिंक अबाउट कि यार अगर जैसे मतलब एक जनरल फॉर्म सोचें, अगर y इज इक्वल टू माइनस जेड दे रखा है, तो y की वैल्यू अगर 1 है तो z शुड बी इक्वल टू -1. अगर y की वैल्यू 1 है तो z विल बी इक्वल टू -1 हो जाएगा ना, एज पर दिस. नहीं, उल्टा लिख, हाँ ठीक तो है ना. अगर y की वैल्यू मैंने 1 ले ली, एज्यूम कर ली, जैसे हम स्पैन कैसे निकालते हैं इसी तरीके से तो निकालते हैं ना. अगर y की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो z विल बी इक्वल टू -1 और x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू 1 इंटू सी, क्योंकि y इंटू सी है, cy है. तो x विल बी इक्वल टू सी. तो अब मैंने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, है ना. तो वी कैन कंपेयर इट विद दिस. अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, तो बीटा की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो 3 अल्फा इज इक्वल टू सी एंड माइनस ऑफ 2 बीटा इज इक्वल टू 1. साफ साफ करते हैं. तो अभी जैसे हमने यहाँ से इस तरीके से करा है ना, ये रिलेशनशिप निकाला कि x माइनस सी वाई इज इक्वल टू 0, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0. सो y विल बी इक्वल टू माइनस जेड या z इज इक्वल टू माइनस वाई कह सकते हो आप, और x विल बी इक्वल टू सी वाई. तो जैसे हम यूजुअली स्पैन निकालने की कोशिश करते हैं, या मतलब फ्री वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो हमें दिख रहा है इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है और इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है. तो कहीं ना कहीं से तो हमें शुरू करना पड़ेगा. तो अगर मैं एज्यूम कर लूं, क्योंकि y की वैल्यू लेट से 1 एज्यूम कर लेता हूं मैं, तो y की वैल्यू 1 एज्यूम करी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
c into 1 that is c, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी -1. So this can be kernel and it is dependent on c का वैल्यू, है ना. तो अभी अगर जैसे मैंने इस क्वेश्चन में अभी करा था, इन्होंने दिया कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो रियल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सच दैट दिस इज द कर्नल. उसने बोला ये इसका कर्नल है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर आउटपुट देगा, है ना. तो 3 अल्फा माइनस ऑफ 2 बीटा कॉमा 2 बीटा, दिस शुड बी इक्वल टू नथिंग बट दिस, है कि नहीं है. तो फिर 3 अल्फा विल बी इक्वल टू सी माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 एंड 2 बीटा विल बी इक्वल टू -1. तो ये दोनों तो सेम ही चीज है, तो इस वाले को रिमूव कर देते हैं. तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 आ जाएगी, एंड अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी c/3 आ जाएगी, राइट. अभी यहाँ तक समझ आया क्या वर्षिका and चेतन? तो मैंने एक चीज मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि कर्नल निकालने के लिए हमने क्या करा, इसको इक्वेट कर दिया 0 से, है ना. तो यहाँ से रिलेशनशिप निकला, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया. जस्ट थिंक ऑफ कि ये हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है, वी हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड दिस. तो हम कर्नल कैसे निकालते हैं, कर्नल हम इसको इक्वेट करते हैं 0 से, है ना. अगर मेरे को ये क्वेश्चन गिवन ही नहीं होता सपोज यहाँ पे, तो मैं कर्नल निकालने को पूछूंगा, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से. सो दिस विल बी द स्टेप. तो हमने यहाँ से ये हमें निकल गया, ठीक है, रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट कर लिया. बट नाउ दे आर सेइंग कि यार इसका कर्नल ना ये है, इसका कर्नल ना हमें गिवन है कि ये चीज इसका कर्नल है. तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे इस चीज से, एंड दैट्स हाउ वी गॉट दिस रिलेशनशिप. तो अब हमें अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, c/3 मिल गई, बट इट सीम्स टू बी डिपेंडेंट ऑन c का वैल्यू. तो अगर c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इट कैन बी 0. बट c की वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होगी नॉन जीरो हो जाएगी. तो इसका मतलब कुछ वैल्यूज होंगी, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज नॉन जीरो वैल्यूज जिनके लिए ये कर्नल होगा, है ना. वर्षिका एंड चेतन स्टेप्स समझ आए, मतलब जस्ट थिंक ऑफ स्टेप्स की अगर ये एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन तो आप स्टेप्स कौन से फॉलो करोगे. डोंट थिंक कि आंसर समझ आया नहीं है, बट वी हैव टू रिमेम्बर कि स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे. दैट्स थिंग आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस. हाँ सर, क्लियर तो हो रही है. वर्षिका तुम्हें क्लिक करे स्टेप्स की कैसे करना होगा. इसमें ऐसे करना है जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन दे रखी है, हम नॉर्मल कर्नल जैसे निकालते हैं उसको इक्वेट करके 0 रख लें, एंड हम कोई रैंडम वैल्यू लेके उनकी वैल्यूज निकाल लें एक्स वाई एंड जेड की, एंड एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आई हैं रैंडम वैल्यू रख के उसको हम इक्वल कर दें जो क्वेश्चन में कर्नल दे रखा है उसके. हाँ, ओके. यस, क्योंकि उसने यही बोला क्वेश्चन के अंदर रैंडम वैल्यूज, तुमने बोला कि वो उसका, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमने निकाला है, दिस इज जस्ट अ रिलेशनशिप दैट वी फाउंड. उसने क्वेश्चन में फिर बोला कि ये इसका कर्नल है. तो अगर ये इसका कर्नल है, ये हमने निकाला है कर्नल का रिलेशनशिप से वैल्यूज, और इसने बोला कि ये कर्नल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. तो उससे हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो बीटा की वैल्यू तो क्लियर कट आ गई, बट अल्फा की वैल्यू थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि अल्फा इज नथिंग बट c/3. तो अल्फा कैन बी 0, अगर c का वैल्यू 0 होगा तो अल्फा कैन बी 0, अगर c का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा विल बी नॉट 0. तो कुछ वैल्यूज के लिए क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो बट स्टिल ये कर्नल है. तो इस वजह से उसने वही बोला था कि देयर एग्जिस्ट. अगर वो यहाँ पे बोलता फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स तो ये गलत हो जाता. यहाँ पे उसने क्लियर कट बोला है देयर एग्जिस्ट, मतलब कुछ वैल्यूज हैं और कुछ के लिए हो सकते हैं नहीं ये सेटिस्फाई करे. So there exists some non-zero values of alpha and beta.
ठीक है, एक ही अफाइन वाला है, अफाइन वाले को हम अफाइन का ही है ना, एक सेकेंड। अफाइन सब स्पेस का एक बार कल डिस्कस कर लेंगे, उसके मैं इकट्ठे 3-4 क्वेश्चंस निकाल दूंगा, एंड द अदर वन विल बी बेसिस वाले क्वेश्चंस। लेट्स ट्राई दिस वन। एक बार रीड करो उसको। बोल रहा है लेट W denote the subspace R cube spanned by these two vectors, which maps every vectors to this projection on it now। तो एक बार सेकंड ऑप्शन क्लियर कट आराम से कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है, इसको करके देखो। प्रोजेक्शन निकालना हो पर है, प्रोजेक्शन का मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था तरीका। कैसे निकालते थे प्रोजेक्शन? हमें इस वेक्टर का इसके ऊपर निकालना है, तो W क्या गिवन है आपको? W के अंदर हमें गिवन है ये दोनों वेक्टर्स, राइट, 1 0 0 1 1 0 एंड 0 1 0 0 1। तो ये दोनों वेक्टर्स इसके अंदर गिवन है आपको। अब इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो आप कैसे करोगे? जो इसका फर्स्ट वेक्टर है, सपोज ये W1 है और ये W2 है सपोज, ठीक है, तो W1 डॉट दिस इज V, ठीक है, W1 डॉट V डिवाइडेड बाई फॉर्मूला क्या था? यार बोलते ही नहीं तो W1 डॉट V, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई W1 और नीचे नॉर्म ऑफ W1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं और ये पूरे इसके ऊपर निकलवाने को कह रहे हैं, है ना? तो क्या करेंगे? दूसरा, दिस इज गोइंग टू बी W2 डॉट V डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ W2 का होल स्क्वायर एंड W2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन। तो एक बार निकाल के देखो।
निकल रहा है यार, कोई क्वेश्चन है तो पूछो इसमें प्रोजेक्शन के लिए, कैलकुलेट करो एक बार। बताओ बताओ। सर कैन यू शो द फॉर्मूला अगेन? स्क्रीन पे विजिबल नहीं है क्या? नहीं। Damn, मुझे लगा स्क्रीन शेयर हो रखा है। इट इज ट्रू। ठीक है, तो आ गया ना? ठीक है। सिंपली आपको W1 डॉट प्रोडक्ट करके करना था। और फर्स्ट ऑप्शन सेज कि ग्राम्स में प्रोसेस स्टार्टिंग विद इतना यील्ड्स दीज टू। तो ये निकालना आता है। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई जस्ट होप कि सेम ही है प्रोसीजर, तो नॉर्मली होना चाहिए इसका। हम्म। ग्राम्स में प्रोसेस याद है तो? फॉर्मूला नहीं याद उसका। ओके, तो यार इसमें ऐसा कुछ होता था ना कि U1 तो सेम ही हो जाता है। फर्स्ट जैसे अब यहाँ पे U1 V1 दे रखा है, U1 U2 दे रखा है, तो फर्स्ट वेक्टर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर तो एग्जैक्टली सेम हो जाता है, बट द ओनली डिफरेंस विल बी, जैसे अब ये बोल रहा है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो आप क्या कर दोगे, U1 डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ U1 कर दोगे बस। ठीक है, एंड U V2 जो होगा, जो सेकेंड वेक्टर होगा, वो क्या हो जाता है, U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ दिस U2 ऑन प्रीवियस वेक्टर जो आपने निकाला है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे याद आ रहा है। हाँ यही होता है। यस, ठीक है। ठीक है, तो अभी जैसे सपोज जस्ट एक बार देख लेना कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे U1 U2 U3 तीन वेक्टर्स दे रखे हैं और हमें V1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, V1 विल बी नथिंग बट दिस ओनली। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, V2 विल बी, V2 क्या होगा, V2 विल बी U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ
this u2 vector, second vector on which vector? The previously calculated one, that is v1. ठीक है, and v3 क्या हो जाएगा? v3 will be u3 minus projection of u3 on v2 minus projection of u3 on v1, sorry, this vector as well. बस इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सिंपल ही रखना है, we have been given just two vectors, so try to calculate it. Sorry. सर V2 में किसी चीज का नॉर्म नहीं निकलेगा? हाँ जी, नहीं, क्योंकि मतलब ऑलरेडी वो 001 है ना। क्या कह रहे हो? v2 में किस यू v2 में किसी चीज का नॉर्म नहीं निकलेगा मतलब? सर ये वाला क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो v1 विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज u1, दैट इज 110 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, है ना। सो दिस विल बी 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2, 110 हो जाएगा, राइट। सो ये चीज तो आ गई। व्हाट अबाउट v2? v2 विल बी u2, दैट इज 001, ठीक है। अब इसका भी नॉर्म एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे नॉर्म लिखना चाहिए था मुझे, but the norm is nothing but 0 square plus 0 square plus 1, that is 1 itself, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ v1 u1 u2 on v2, the projection of u2 on v2 will be 001 001, और it will be multiplied with this, है ना, 1 by root 2, 110, वन बाय रूट टू 110 डिवाइडेड बाय नॉर्म होता है, बट इसका नॉर्म जो आप निकालोगे दिस इज गोइंग टू बी 1 ओनली, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड बेसिस, मतलब नॉट स्टैंडर्ड बेसिस बट ये ऑर्थोनॉर्मल है अपने आप में। एंड देन 1 बाय रूट 2 ऑफ 110, जब इसको सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1, हाँ बोलो। इसमें 1/√2 और 110 क्यों करा? प्रोजेक्शन ऑफ V2 बाय U2 में u2 नहीं करा, मैंने करा दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ u2 ऑन v2, तो v2 आपका यही तो आया था। v2 आपका क्या आया था? 1 by root 2 आया था ना। सॉरी, am I doing here? It should be v1, v2 तो हमें फाइंड आउट करना है।
माय बैड, सॉरी। यहाँ पे V1 लिखा था ना हमने। प्रोजेक्शन ऑफ, सी, आपको कैसे निकालना है? सेकेंड वाला वेक्टर विल बी projection of this vector projection of this vector on the previously calculated one, जो आपने अभी अभी निकाला है, that is V1, जो यहाँ पे निकाला ना अभी आपने, इसके ऊपर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन V1 निकालना है। प्रीवियसली कैलकुलेटेड वेक्टर निकालना होता है। तो V1 क्या निकाला आपने? 1/√2 ऑफ 110। तो हमने बस उसको पुट कर दिया। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं होता, अगर इसका यूनिट वेक्टर नहीं होता लेंथ, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होता तो हम क्या करते? डिवाइडेड बाय नॉर्म से करते। बट ये इसको आप ऑलरेडी देखोगे तो ये 1 ही है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अभी। कोई क्वेश्चन है वर्षिका इसमें अभी यहाँ तक? ये क्या किया है मैंने? इफ देयर इज एनी डाउट आई कैन एक्सप्लेन। यस, इसमें जैसे आपने प्रोजेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें हाँ डिनोमिनेटर में भी यू U2 × U2 होना चाहिए ना? हाँ, U2 × U2 होना चाहिए। इवन मैंने ये लिखवाया ना अभी आपको, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमने सिंपली ऐसे लिख लिया था, कल भी लास्ट सेशन में करा था कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W होता है तो क्या करते हैं हम? V डॉट W कर देते हो आप, या V डॉट V ऑन U कर देते हैं, इसको सिंपल रखने के लिए। पिछले वाले से हटाओ। ठीक है, तो V डॉट U करते हो, एंड व्हाट यू आर सेइंग इज कि नीचे भी U डॉट U करोगे आप, ये कह रहे हो ना? हाँ, या फिर है उसका ना? नॉर्म का स्क्वायर, एक ही बात नॉर्म है। का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो U का स्क्वायर एंड देन यहाँ पे U से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, राइट? हम्म। तो वही चीज करी है हमने। तो हेयर द U इज नथिंग बट दिस V2, दिस V1 सॉरी, ये है ना आपका इस बार, है ना? हम्म। तो इसका नॉर्म क्या आएगा? इसका भी आप नॉर्म निकालो, या आप मतलब इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1/√2 110 एंड 1/√2 110। एक बार कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। दिस विल बिकम 1/√2, 1/√2 विल बी 1/2, और ऐड करके इनको मल्टीप्लाई करो वेक्टर प्रोडक्ट। बट ये तो हो गया सिर्फ पूरा? न्यूमरेटर हुआ ना, अभी इसका हम डिनोमिनेटर भी तो निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं यू आर टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर में आपने क्यों नहीं लिखा, ये बोल रहे थे ना? यस। हाँ, तो मैं उसी को सॉल्व करवा रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं लिखा। बिकॉज यू आर सेइंग कि यू डॉट यू करते हैं ना यहाँ पे, हम्म। तो उस चीज को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इट। बट आई वाज जस्ट सेविंग योर टाइम थोड़ा सा। तो ओके। 1/√2 110, 1/√2 110, है ना? हाँ। तो करके देख लो, कोई नहीं। एक्चुअली ओके। ये क्यों कर, एक बार करो, इसका आंसर क्या आएगा? नीचे डिनोमिनेटर विल बी 1 ओनली। ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है? डिनोमिनेटर 1 क्यों हो जाएगा? बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स, हमने ऑलरेडी उनको डिवाइड कर रखा है नॉर्म, उसके उसके नॉर्म से। तो in the previous session I mentioned कि why we divided to normalize this, but if it is already normalized earlier so you need not to do that. अगर ये वेक्टर यूनिट ऑलरेडी फैक्टर्स कौन नॉर्मलाइज, कौन से होते हैं? मतलब जिसका लेंथ ओके, 1 हाँ, होगा, जिसकी लेंथ 1 होती है, हाँ। है ओके। ना? तो अगर ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है तो इसके डिवाइड करके, मतलब मैं इसको डिवाइड करके, मैंने जो बोला था इसके स्क्वायर से, तो ये तो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है ना, इसका स्क्वायर से डिवाइड भी करोगे 1 के स्क्वायर से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना उसे, हाँ। ओके। इसलिए मैंने नहीं करा था। ठीक है, हाँ। तो डिनोमिनेटर विल बी नथिंग बट 1, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1/√2, दिस विल बी 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ रहा होगा आई गेस। ये तो पूरा 0 ही आ रहा है, हाँ, तो और 0 फिर आ उसका जाएगा उससे बस। मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 0 ही आएगा। हाँ, तो 0 0 0 आ जाएगा आंसर।
उस हिसाब से तो 0 0 0 ही नहीं, आएगा। लेकिन फिर उसके बाद हम माइनस भी तो करेंगे, तो फिर 0 0 1 आना चाहिए ना फाइनल आंसर। क्यों आना चाहिए मतलब? हम अभी उसमें से, ये तो हमने प्रोजेक्शन निकाला V1 हाँ तो U2 ऑन प्रोजेक्ट, V1। हाँ हाँ, तो इसको अब हम इसमें फीड कर देंगे ना, तो 0 0 0 यहाँ पे फीड कर दिया हमने, देन हाँ, फाइनली यू विल गेट 0 0 0 1 0 1। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें। तो हाँ 0 0 1 आ गया, बट हेयर इट्स सेइंग कि भाई ये 1/√2 होना चाहिए यहाँ पे, तो विच डजंट मेक एनी सेंस, है ना? तो ये हाँ गलत हो गया इस वजह से दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है। हाँ। तो नाउ दे आर आस्किंग कि यार, सॉरी, सो इस क्वेश्चन में अभी हमें बताना है पीडब्ल्यू की नलिटी और रैंक कितना होगा, थर्ड ऑप्शन जो था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट हाँ, ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स PW, का लेकिन हम डायमेंशन मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? सेम ही तो तरीका है, पीडब्ल्यू इज नथिंग बट वही एक एलटी है, लीनियर अच्छा, U1 ट्रांसफॉर्मेशन की तरह U2 सोचो, एंड V1 ऐसे ही सोचो। का। ओके। हाँ ऐसे ही सोचो ना, दिस इज नथिंग बट वही टी है, तो ये आर क्यूब से आर क्यूब जा रहा है, बट क्या बेसिस, मतलब आर क्यूब में आर क्यूब वाले तीनों तीन एलआई वेक्टर्स है नहीं है, इसकी डायमेंशन क्या है? यहाँ पे तो इसने आर आर क्यूब लिख दिया, बट इसकी डायमेंशन क्या दिख रही है तुम्हें? डोमेन साइड पे, डोमेन इज नथिंग। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं, तो इसकी डायमेंशन 2 होगी। हाँ, है ना? ठीक है। सो दिस इज प्रोजेक्शन, तो मतलब ये 2 से 3 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन विल बी, तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगी 2 × 3 की। हाँ, मतलब फाइनल है ना? मैट्रिक्स तो 3 × 2 की बनेगी ना, क्योंकि 2 से 3 पे जा रहा है। वही 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 चीज मैं भी एक बार जस्ट कंफर्म करना चाह रहा हूँ। तो इट्स सेइंग कि W denotes the subspace of R cube spanned by vectors U1 and U2, spanned by vectors U1 and U2. PW is the projection linear transformation which maps every vector to its projection onto the subspace W. तो यहाँ के सारे वेक्टर्स ऑन टू द सबस्पेस W, प्रोजेक्शन किस पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, ऑन दीज टू, है ना? लेट्स रीड इट। सो ये क्या कह रहा है, दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। सो आर क्यूब से आर क्यूब डिनोट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स एवरी वेक्टर, तो ये सारे वेक्टर्स को कर रहा है। यहाँ पे इसने नहीं बोला कि ये जो इनपुट है वो W से बिलोंग कर रहा है, एवरी वेक्टर टू इट्स प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड, सी यहाँ पे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का वो दे दिया उसने, ऑन टू द सबस्पेस W, तो मतलब आर क्यूब से आर क्यूब में जा रहा है, बट कहाँ पे, ऑन टू द सबस्पेस W, तो यहाँ जो आउटपुट साइड है वो W है, जितना मुझे क्लियर हो रहा है ये चीज। व्हाट डू यू थिंक, यही मीनिंग होगा या तुम्हारे को कुछ और लग रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओके, मतलब W किस साइड है, इनपुट साइड है या आउटपुट साइड होगा, ये सोचना है आपको बस। प्रोजेक्शन अगर W पे हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली W आउटपुट साइड पे ही होगा। है ना, क्योंकि सारे वेक्टर्स का जितना भी x1 x2 x3 सारे वेक्टर्स का प्रोजेक्शन किस पे कर रहे हैं हम, W पे कर रहे हैं, तो आउटपुट साइड पे W हो जाएगा, राइट? तो इनपुट साइड में वो कह रहा है एवरी वेक्टर, तो ऑल वेक्टर्स इनपुट में कहाँ से आ रहे हैं, आर क्यूब से आ रहे हैं, उसके लिए हमें कोई कंडीशन उसने दे नहीं रखी, बट आउटपुट में क्या दे रखा है उसने कंडीशन, आउटपुट कहाँ पे हो रहा है, W पे, तो वो भी उसने कहने को W आर क्यूब लिखा है, बट वो एक्चुअली W से लाई कर रहा है, तो W की डायमेंशन इज 2, राइट? हाउ इज W की डायमेंशन 2? अभी तो आपने बोला था W denote the R cube subspace spanned by these vectors. अच्छा, ओके, ठीक है।
हाँ तो है ना? बेसिकली ये आर क्यूब से आर स्क्वायर पे जा रहा है। हाँ, तो ये आर क्यूब से आर स्क्वायर पे जा रहा है, तो इसकी मैट्रिक्स का साइज क्या हो जाएगा फिर? 2 क्रॉस 3। होगा नहीं होगा? यस। राइट, सो इट्स डायमेंशन, मतलब इसका जो साइज होएगा मैट्रिक्स का, दैट इज गोइंग टू बी, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम आर क्यूब से आर स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3 पे। तो 2 क्रॉस 3 पे हो गया, तो इसमें नलिटी क्या होगी फिर? और हमने देखा कि जो नलिटी दो वन है, तो होगी ही, अगर फुल रैंक भी है तब भी। हाँ, सो नलिटी विल बी 1, बट कैन नलिटी बी 2 एज वेल? वो चीज हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बट हाउ कैन वी बी वेरी श्योर अबाउट इट? आई गेस ये इसकी रैंक निकाल सकते हैं ना, 110 001 की। हाँ, बट वो तो इनपुट और आउटपुट की है ना वैसे तो रैंक। अगर हम आई थिंक इसको लॉजिक तो आर वही है। क्यूब को डब्लू हम्म। कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें रैंक भी तो फिर डब्लू की निकालनी चाहिए ना, क्योंकि इसमें नलिटी भी प्रोजेक्शन ऑफ डब्लू की ही पूछी है। सॉरी, मैं मिस कर गया, क्या बोल रहा जैसे हम आर क्यूब से आर क्यूब पे, मतलब जो आउटपुट साइड को हम डब्लू मान रहे हैं सब स्पेस आर क्यूब का, हूँ? हाँ और हाँ। इस हिसाब से हमको तो फिर रैंक भी आर डब्लू की निकालनी चाहिए एज आउटपुट। और जब वो नलिटी नॉट ऑफ, रियली, नॉट रियली, आई थिंक ये लॉजिक गलत नहीं हो गया फिर? वो जो पहले एक क्वेश्चन, अगर तुम्हें याद है, अभी हमने किया था यहाँ पे, यही वाला आई गेस, इसके अंदर जब हम निकाल रहे थे नलिटी और रैंक, इस क्वेश्चन में शायद से, हाँ। तो इसमें भी तो हम आउटपुट की ही निकाल लेते ना रैंक, मतलब हाँ, बट आउटपुट हम, में वैल्यूज फीड करके। करेक्ट, जो टी की जो आउटपुट आ रहा था उसमें वैल्यूज फीड करके ना, हाँ जो तो, ट्रांसफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के आउटपुट में नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो डब्लू में कर दो। हाँ तो डब्लू भी तो आउटपुट ही तो है। डब्लू इज जस्ट द बेसिस आई गेस। तो एस तो बेसिस यहाँ पे क्या था? एक सेकेंड, तो यहाँ पे बेसिस 2 था, आर स्क्वायर था। बट यहाँ पे हमको अलग से जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट दे रखा कंडीशन भी, होता है। हाँ, हाँ कंडीशन भी दे रखी थी पूरे, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे तो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं वैसे, अगर सोचा जाए तो, बिकॉज वी हैव बीन गिवन कि यार ये U1 है, ये U2 है। अच्छा नहीं, सो दैट्स गोना बी अ चैलेंज। ठीक है, हाँ, उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि बट मुझे लग रहा था कि मतलब अगर नहीं, फिर हम कर तो सकते हैं ना, बट वो जैसे अननेसेसरली इसमें बहुत बोल रहा कॉम्प्लिकेटेड हो है जाएगा। हाँ हाँ। कि W denote the subspace of R cube spanned by vectors. तो vectors U and U2 belong to W and if we'll हाँ find जी। the rank of W, तो W की sort of हमें nullity भी पता चल गई है कि 1 है। यस 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 यस, इससे हमें पता चल गई है कि इसकी नलिटी, ये तो क्लियर कट दिख ही रहा है कि हम्म। इसमें नलिटी विल बी 1, क्योंकि ये एंड दोनों LI हैं तो। हाँ हाँ। अगर कुछ इस टाइप का रूल या फॉर्मूला हो के जो मैट्रिक्स की नलिटी होती है वही प्रोजेक्शन की होती है, या फिर मैट्रिक्स की रैंक प्रोजेक्शन की रैंक का कुछ सेम होता है, तो आई गेस इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक यही वाला लिंक कर सकते हैं जो समझ आ रहा है अभी तो, क्योंकि इसने ऐसा LT का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हम करके आए हैं जो अभी दिया हुआ था, तो वहां पे दे क्लियरली गेव अस द फॉर्मूला फॉर दिस, है ना? तो उसमें हमने फिर वैल्यूज पुट करके भी कैलकुलेटेड एंड चेक की कितना आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है, सो इसमें वही चीज हो रही है कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस ऑनटू व्हिच इज प्रोजेक्ट्स। तो यस, हम उसकी नलिटी निकाल लेंगे तो उसके प्रोजेक्शन की भी नलिटी उसके सेम ही वही है, होगी मैट्रिक्स की नलिटी सेम हो के। जाएगी। हम्म, तो उसी लॉजिक से ही कर सकते हैं।
सिंपल लॉजिक तो वही है, बट मुझे लग रहा है कि मतलब एक और तरीका भी हो सकता है, बट दैट इज गोना बी अननेसेसरली टेक टाइम, बट आंसर तो वही आना है. ओके, लेट मी जस्ट चेक इट यूजिंग ChatGPT एक बार ना. हाँ, आई गूगल्ड इट। वही बोल रहा है। क्या? The rank of projection of matrix is equal to dimension of subspace onto which it projects. अच्छा, ये क्लियर कट बोला है उसने. हाँ हाँ, ये गूगल ने बोला है। सही है फिर तो, अगर ये पॉइंट होता है तो बढ़िया है. For any orthogonal projection onto subspace, we have rank is equal to dimension of V. हाँ, rank of the projection is equal to dimension of V ही हो जाता है जो होता है ना. तो ये चीज है. तो rank of projection will be equal to dimension of W होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे dimension of W is nothing but 2. तो इसका भी रैंक कितना हो जाएगा प्रोजेक्शन का? दैट्स गोना बी 2. तो नलिटी विल बी ऑब्वियसली 1, राइट? यस। हाँ, ठीक है, तो दिस इज क्लियर. व्हाट अबाउट द लास्ट ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन क्या है ये? orthogonal transformation we studied last time, that was A into A transpose is equal to 1, ऐसा था ना? A into A transpose is equal to I. That's what we studied last time, है ना? तो यहाँ पे ये इसको कैसे? सिमिलर का था या ऑर्थोगोनल का? ये ऑर्थोगोनल का था, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन का. ओके। हाँ. तो सिमिलर के लिए वो होता था ना वर्षिका, दैट वाज पी इनवर्स वाला जो हमने लिखा था, अभी भी डिस्कस करें. हाँ, सिमिलर के डायमेंशन रैंक वगैरह सेम होते थे, ट्रेस वगैरह। हाँ, पर ये कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर ये ओके। फुलफिल कर रहा है तभी वो सिमिलर होगा. ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि रैंक विल बी सेम, और क्या था, डिटर्मिनेंट विल बी सेम एंड ट्रेस विल बी सेम. ट्रेस इज द यस। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इस पे हमेशा कई बार उन्होंने पूछ रखा है, ध्यान रखना. कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि अगर ये आपको गिवन है तो इसका मतलब द मैट्रिक्स आर सिमिलर, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. ओके। हाँ, अगर ये गिवन है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सिमिलर होगा. अगर ये शो कर, ये आप प्रूव कर पा रहे हो कंडीशन, देन ओनली वी कैन से कि भाई दिस इज करेक्ट. बट दैट्स नॉट द केस विद इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती थी? P इक्वल टू बी इंटू ए इंटू, नहीं, B इक्वल हाँ. टू P इंटू ए इंटू क्यू। हाँ, मतलब पिछले वाले में क्या था, पी इनवर्स ए इंटू पी. तो ये वाली, इस मतलब ये इसका इनवर्स होना चाहिए पक्का, इन दोनों में रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में कोई लिंक होना जरूरी नहीं है. सो दिस इज लाइक बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ए क्यू. ठीक है, तो दिस इज फॉर इक्विवेलेंट, और इसके अंदर होता है रैंक शुड बी सेम और उसका साइज शुड बी सेम. कि दोनों अगर 2x3 की है तो 2x3 की ही होनी चाहिए दोनों मैट्रिसेस. अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज क्वाइट Sir, you can, ट्रिकी. sir, can you scroll down and repeat once again? व्हिच वन? फॉर इक्विवेलेंट. Yes. तो आई जस्ट सेड कि बी इज इक्वल टू पी ए क्यू, जिस तुमने बोला. सो जरूरी नहीं है कि पी और क्यू में कोई रिलेशनशिप हो, बट Okay. सिमिलर में आपका, इफ दिस इज पी,
then the other one should be inverse of it. ये अगर Okay. P है तो ये इसका इनवर्स होना जरूरी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, these two are separate matrices, ठीक है। और Okay. इक्विवेलेंट के अंदर रैंक शुड बी सेम एंड साइज शुड बी सेम, साइज ऑफ द मैट्रिक्स। Okay. P and Q, right? No, no, no. We are talking about these, na? B and A. These Okay. are equivalent matrices. P and Q के बारे में भी सोच सकते हैं। आई डोंट थिंक P and Q का सेम आएगा। अगर सपोज करो 2x3 की मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू पी बी क्यू है सपोज, ठीक है। तो अगर A का साइज 2x3 है, B का साइज भी क्या होगा, 2x3 होगा इक्विवेलेंट होने के लिए। तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा और इसका क्या साइज होगा बताओ। I guess इसका 3 3 है तो उसका 2 2 होगा, ऐसा कुछ होता था। इसका क्या होगा, नहीं आप अग- इससे मल्टीप्लाई कर पाओगे, P और B को मल्टीप्लाई कैसे कर पाओगे, 2 2। जब यहाँ पे 2 2 होगा ना, ठीक है। हाँ, एंड एंड वहां पे इधर थ्री क्या एंड होगा, थ्री होगा। 3 and 3 होगा। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो नेट में क्या आएगा आपका, 2x3 आ 2 into जाएगी 3। साइज। ओके। तभी हमारा ये बनेगा, ठीक है। बट उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा पक्का पक्का P और P इनवर्स है। अगर ये P है, ये P इनवर्स है, तो दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 3x3 है तो ये भी 3x3 होगी, और ये पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होती है। स्क्वायर ओके। तो ये भी है वैसे, बट मतलब दोनों का साइज सेम होगा, है ना, और एक दूसरे की इनवर्स होंगी ये दोनों, ठीक है। दैट इज फॉर सिमिलर मैट्रिक्स। ओके। यार ये वाला देखते हैं एक बार अभी। दिस इज A into A ट्रांसपोज होता था I के बराबर। तो दिस इज सेइंग कि P W इज ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो अभी एक चीज और कल पढ़ी थी हमने, आई थिंक यू वर देयर इन द क्लास। अगर एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसका क्या वो इन्वर्टेबल होगी नहीं होगी। एक क्वेश्चन था ना जिसमें ए इनवर्स निकालना था, कल वाली क्लास में किया था। अच्छा तुम नहीं थे उस टाइम। तो सी कल एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें ए इनवर्स निकालना था, एक बड़ी सी मैट्रिक्स दी हुई थी 3x3 की, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यस्टरडेज क्लास, एंड इट वाज आस्क्ड कि ए इनवर्स निकालना है आपको। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, अगर एक ऑर्थोगोनल सॉरी या ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। क्या आप इसको देख के बता सकते हो ए इनवर्स क्या होगा, सोचो। इफ आई एम सेइंग कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी ए इनवर्स। अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इसको ए ये इनवर्स गिवन है इक्वल टू ए। हाँ, तो अगर ए मैं दोनों इनवर्स इक्वल साइड, टू आई। कैसे कर रहे हो, मैंने क्या बोला, दोनों साइड मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ क्या हो जाएगा ये, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा जब ए इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में क्या बचेगा। लेफ्ट साइड में दोनों जब ये साइड ए दोनों इनवर्स नहीं बनना चाहिए। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में ध्यान से देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आइडेंटिटी। आई, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए इनवर्स ही रहेगा। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया,
A ट्रांसपोज के। यस, है ना? ओके। ठीक है, तो ये कल का क्वेश्चन था एक जो हमने कल करा था, फर्स्ट क्वेश्चन था। सो जस्ट थिंक ऑफ कि मेरे को पता ही है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं ए इनवर्स निकाल पा रहा हूँ, है ना? यस। राइट, आई एम एबल टू फाइंड द ए इनवर्स, मतलब उस मैट्रिक्स को, वो क्या होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो होगी ही होगी, राइट? ओके। और इन्वर्टिबल होगी तो रैंक कितना होगा उसका? फुल। नलिटी क्या होगी? 0। व्हाट इज हैपनिंग हियर बट? क्या रैंक नलिटी यहाँ पे 1 आ रही फुल थी, था? तो नलिटी नहीं, 1 आ रही थी, ऑर्थोगोनल नहीं है। तो ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता, बस यही सोचना था। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी मतलब था, बट वही कल वाले से रिलेट करके समझ पाया। जस्ट ट्राई टू, मतलब एक सजेशन है बस कि ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को जो बिल्कुल नहीं हो रहा ना, उसको दोबारा से चैट जीपीटी या क्वेन को, जिसको भी तुम यूज करते हो, उससे बोल के कि एक दो क्वेश्चंस और जनरेट कर दे यार ऐसे, तो शायद से कुछ थोड़ा सा दिमाग में फिट हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज फॉर द चेंज ऑफ बेसिस, अभी तक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखे, बट स्टिल आई थिंक वी शुड स्टडी चेंज ऑफ बेसिस से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जितना मुझे लगता है। तो चेंज ऑफ बेसिस के लिए कल, अभी अगर टाइम मिलता है तो प्लीज लीनियर अलजेब्रा की जो बुक है उसमें से कुछ टॉपिक्स कर लेना, कुछ क्वेश्चंस, 5 से 7 क्वेश्चन, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, एंड लेट मी नो। नहीं होता तो कल की क्लास में यही करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस चेंज ऑफ बेसिस एंड अफाइन सबस्पेस के क्वेश्चंस। ओके। ठीक है? हाँ, ठीक है। तुमने और पीवाईक्यूज कर लिए क्या वैसे? हाँ, मैंने पीछे के कुछ पीवाईक्यूज करे थे, मेरा एक क्वेश्चन पेपर रह गया है, वो भी आज कर लूंगी। विच वन? द वन विच यू हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। अच्छा, वैसे हो गए सारे? हाँ, हो तो गए, बट मोस्टली जेमिनाई के हेल्प से किया था, तो उतना सही से नहीं हुआ है। एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा सारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ ठीक है, तो कोशिश करा करो स्क्रीनशॉट ले लो जो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, या जो जिसमें थोड़ा लग रहा है कि यार ये तो ऊपर से गया है, उसको हाँ, सेकंड वो टाइम जब सब आप करोगे ना तो एक कर नोटबुक रहे में हो। नोटेड है। हाँ, तो आई जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, सारे क्वेश्चंस को ही पढ़ लूंगी, तो पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे टैकल करना है। ठीक है, बढ़िया है। बाकी यार मतलब आई एम नॉट श्योर 21st 22nd को मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि 22nd को आई विल बी बैक टू बैंगलोर, तो रात की फ्लाइट है, तो पिंग कर देना पहले ही अगर कुछ होता है तो। ओके। तो 21st की नाइट को आई विल बी अवेलेबल, तो तब तो मुझे पिंग कर देना अगर कुछ जरूरत ओके। है। I wanted to discuss something. So, if you're free, can we discuss it over a call? अभी? हाँ, only if you're free.